अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। एलोवेरा की खेती करके किसान कमा सकते हैं कम लागत में अधिक आमदनी। आलू की खुदाई करते समय रखी जाने वाली सावधानियां और भंडारण। औषधीय पौधों की खेती की अगर बात की जाए तो इनकी तरफ किसानों का रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं एलोवेरा की खेती के बारे में, जिसकी खेती किसी भी तरह की मिट्टी में करके किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। और अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती की उन्नत तकनीक क्या है, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर संगीता कुमारी। हमारे किसान भाई एलोवेरा, जिसको ग्वारपाठा भी बोलते हैं, और इसकी खेती जो है बहुत ही आसान तरीके से किया जाता है और इसके लिए खर्चा भी बहुत कम है और इसमें कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंचाई की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे किसान भाई जब अगर इसकी आप खेती कर रहे हैं तो ध्यान दें कि दिसंबर तथा जनवरी में इसको नहीं लगाए, बाकी ये पूरे साल लगाया जा सकता है। पिछली फसल कटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई 2 से 3 बार डिस्क हैरो या देशी हल से जुताई करने के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेते हैं। मिट्टी जनित कीड़ों से बचाव के लिए 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरिफास 5% धूल खेत में भुरकाव कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। खेती रिस बेड बनाकर करना खरीफ के लिए उपयुक्त विधि है। तो खेतों को अच्छी से तैयार करके इसमें 15 से 20 टन गोबर की खाद डाल दें और इसकी जो रोपने का जो इसका सामग्री है उसको सकर कहते हैं। तो जैसे 3 से 4 महीने का जो पौधा हो गया, जिसमें कि 4 से 5 पत्तियां हैं, जो सकर जिसको बोलते हैं, उसी को लगाया जाता है। तो 1 एकड़ के लिए 16,000 जो है कंद सकर से अथवा कंदों की जरूरत पड़ती है। तो जब भी किसान भाई इसको मुख्य खेत में लगाए तो 1 मीटर की दूरी पर 2 लाइनों में लगाए तथा बीच में फिर 1 मीटर छोड़ दे और पुनः फिर 1 मीटर पर 2 लाइनों में लगाए। ऐसा करने से जो बीच में हमारा जो 1 मीटर गैप छूट रहा है उसमें हम इसको बढ़िया से इसमें जो निकौनी करना है उसको किया जा सकता है। और निकौनी भी बहुत ही मतलब लगाने के 1 महीने बाद करें और कम से कम पूरे फसल में 2 से 3 बार इसकी निकौनी की आवश्यकता पड़ती है। ये जो फसल है 12 से 15 महीने में तैयार हो जाता है। जब इसकी निचली पत्ती को ही काट करके उसको बाजार में बेचा जा सकता है। तो इसकी जो निचली पत्ती जो काफ़ी मोटी हो जाती है, इसमें से 3 से 4 पत्तियों को काट लिया जाता है और उसको प्रसंस्करण के लिए दे दिया जाता है। तो जैसे इससे जेल निकाला जाता है। तो अगर हम इसकी पत्तियां काटते हैं तो कोशिश रहना चाहिए कि 6 से 8 घंटे के अंदर इसका प्रसंस्करण हो जाना चाहिए, अर्थात इससे जेल निकाल करके इसको फिर हम इसको कहीं भी बेच सकते हैं हमारे किसान भाई।
और तो हमारे किसान भाई इसकी खेती आप सालों भर कर सकते हैं। दिसंबर तथा जनवरी का माह छोड़ दीजिए और उसको सालों भर लगाए तो आप देखिए कि आप अच्छा इससे आमदनी ले सकते हैं। और इसका जो प्रवर्धन का जो सामान है हमारे किसान भाई किसी भी कृषि कॉलेजेस से ले सकते हैं या लखनऊ जाकर ले सकते हैं, या जो भी किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर रहे हैं वहाँ से भी इसको ले करके अपने खेतों में लगा सकते हैं। और अमूमन जो है इसकी जो पत्तियाँ जो है अभी तो कम से कम 8 रुपया जो है किलो पत्तियां बिकती हैं, तो हमारे किसान भाई काफी इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आलू की खेती की है वो फसल खुदाई के लिए तैयार है और आलू की खुदाई करते समय किसान भाइयों को कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होती है, तभी गुणवत्ता युक्त कंदों की पैदावार मिल सकती है। साथ ही इन कंदों का भंडारण वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखकर करना होगा। तो आलू की खुदाई और भंडारण कैसे करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं CPRS पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शंभू कुमार। किसान भाइयों, अभी आपके खेतों की हालत ये होगी कि आप आलू खुदाई के लिए तैयार होंगे। आप जानते हैं कि आलू की खुदाई जो है अगर समय पर नहीं करेंगे तो आलू खेत में सड़ने लगेंगे, क्योंकि अभी तापक्रम वातावरण का बढ़ता जा रहा है और तापक्रम के बढ़ने से जो है वो आपके आलू में सड़न की समस्या आ सकती है। जैसा कि अधिकतर किसान आलू की खुदाई कर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, इसलिए जरूरी है कि पूरी तरह से तैयार आलू की खुदाई की जाए, क्योंकि आलू यदि सही तरीके से तैयार नहीं है और आपने कच्चे आलू की खुदाई कर दी तो कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़ने लगता है। अतः खुदाई के समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, आइए जानते हैं। तो इससे बचने के लिए यह है कि जैसे ही आपने अपने खेतों में जो है लत्तर को उखाड़ रखा होगा और जिस तरह की खेतों में आप स्थिति देख रहे हैं कि लत्तर सूख चुके हैं, ये करीब 7 से 10 दिन के हो चुके हैं सूखे हुए लत्तर। अब इस लत्तर को जो है आपको हटा करके एक जगह जमा कर देना है और उसके पश्चात इसकी खुदाई की प्रक्रिया शुरू करनी है। खुदाई करने के लिए आप कुदाल से या खुरपी से मेढ़ों को तोड़ते हुए जो है उसकी खुदाई करें। सावधानी ये रखिए कि आपके कुदाल या खुरपी से जो है वो आलू कटने ना पाए। अगर संभव है ज़्यादा क्षेत्रों में अगर आपने आलू की खेती की है तो उसमें आप जो डिगर से आप आलू की खुदाई कर सकते हैं। तो पोटैटो डिगर जो है एक अहम भूमिका निभाता है, उसमें आलू बहुत कम चांसेज होते हैं कटने के। इसमें साबुत आलू अच्छे निकलते हैं और अच्छी खुदाई हो जाती है, खेत भी जो है उसे भुरभुरेपन में आ जाता है। तो हिदायत दी जाती है आपको कि आप जो हैं आलू की खुदाई शुरू करें। उसमें आप जो कटे हुए आलू हैं, सड़े हुए आलू निकलेंगे या बीमारी युक्त जो आलू होंगे उसकी छटाई कर लीजिएगा और खेत में ही कर लीजिए तो ज़्यादा श्रेष्ठकर है। और फिर भंडारण में जो बचे हुए आलू साबुत आलू हैं, स्वस्थ आलू हैं, उसके आप ले सकते हैं। और इस समय आपके छिलके नहीं छिलेंगे, आपके आलू साफ रहेंगे। और 2-3 दिनों के बाद जो है इसका बीजोपचार करें। बीजोपचार के लिए 30 ग्राम जो बोरिक अम्ल है उसका 1 लीटर पानी में घोल करके आप धुले हुए आलू को सुखा करके और उसके ऊपर इस बोरिक एसिड का छिड़काव करें और स्प्रे से करके फिर आलू को पलट दें और फिर पुनः छिड़काव करें। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा आलू उपचारित हो जाएगा। अगर संभव हो तो आलू को जो है 20 लीटर का पानी अगर एक नाद में रखें और उसमें आधा किलो से 600 ग्राम का अगर बोरिक अम्ल लेके घोल दें और उसके पश्चात जो है वो साफ आलू को टोकरी में या ट्रे में रख करके उसमें डुबो दें और 5 मिनट के बाद फिर निकाल करके उसको आलू को और बोरे के ऊपर हवादार छायादार जगह में सुखा लें। इसके बाद आलू को बोरे में जमा करके या ट्रे में ले करके आप भंडार घर में ले जाएं। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिए कि आपके आलू के जो बोरे जो आप ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके ट्रे वगैरह जो है वो साफ़ सुथरा हो और वो बीमारी से मुक्त हो।
आलू को जब खेतों से भंडारण के लिए आप भंडार गृह में ले जाएंगे तो उस समय ट्रैक्टर पर भी सावधानी से ला दें, या आपके जो बैलगाड़ी हो या ठेले हो उस पर भी कीलों से इसकी सुरक्षा अवश्य करें, ताकि आलू के कंद छिलने ना पाए या उसमें डैमेज नहीं हो पाए। जब स्टोर में भंडारण के लिए आप आलू रखते हैं तो उससे पूर्व आपका स्टोर गृह जो है उसमें ब्लीचिंग पाउडर का अवश्य छिड़काव कर लें और साफ सुथरा कर लें, ताकि जो फफूंद की जो आने की संभावना रहती है जमीन में जो मिट्टी होते हैं उसके कारण वो समाप्त हो जाए। साफ सुथरे भंडार गृह में ही आलू का भंडार करें। अगर आपको खाने वाले आलू के लिए है तो उसमें उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है। खेतों से आप मेड़ से उखाड़ करके आलू को और उसके पश्चात जो है उसको छायादार जगह में जो है एक हिप के मेथड से, मतलब एक ढेर लगा लें या उसका 1 मीटर मोटा जो है हिप बना करके, और उसके बाद जो है आप उसको बेचने की प्रक्रिया के लिए ले जाएं। तो उसमें भी ध्यान रखें कि सड़े गले और कटे हुए आलू को उसको आप जरूर निकाल दें। इससे बछनी करने के पश्चात स्वस्थ आलू को बेचने से आपको आमदनी अच्छी होगी, आपके जो बीजों है उसका डिमांड बढ़ेगा और आप सही कंद किसानों को देंगे या कंज्यूमर को देंगे तो आपको अच्छी आमदनी होगी, उसके अच्छे रेट मिलेंगे और आपकी फसल जल्दी बिकेगी। गेहूं और जौ की फसलों में किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं और इन्हीं समस्याओं में चूहों का प्रकोप भी फसलों में मुख्य रूप से देखा जाता है। यदि समय रहते किसानों द्वारा चूहों का नियंत्रण नहीं किया गया तो इनके द्वारा गेहूं और जौ की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो आप कैसे करें चूहों का समन्वित नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीके अग्रवाल। किसान भाइयों, अभी ये देखा गया है कि खासतौर से गेहूं और जौ की फसलों में चूहा का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और चूहा एक ऐसा जानवर है जो कि फसल में बहुत तेज़ी से फसल को बर्बाद करता है और इसको अगर समय पर इसका कोई निदान ना किया जाए तो हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। किसान भाइयों, चूहों द्वारा फसलों में तो भारी नुकसान पहुंचाया ही जाता है। इसके अलावा भंडार गृहों में भी चूहे अनाज को खाकर और मल मूत्र करके हानि करते हैं। तो इस भारी नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इनके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। चूहे भी जो है विशेष रूप से सक्रिय होते हैं फसल के अंकुरित होते समय और पकते समय। तो इनके प्रकोप से बचाने के लिए मैं किसान भाइयों ये सलाह देता हूँ कि सबसे पहले आप जो इनके बिल हैं उनको बंद कर दें। यहाँ बिलों को बंद करने से मेरा तात्पर्य ये है कि हमको वो बिल ही में मतलब बाद में हमारा निदान का कार्यक्रम चलेगा जहाँ पर कि वो बिल जीवित बिल कहलाते हैं, उनको हमको पहचान करनी है। तो जीवित बिल पहचान करने के लिए है कि जब हमने बिल बंद कर दिए और दूसरे दिन जो भी खुले हुए बिल दिखें उनको हम जीवित बिल कहते हैं। तो हमको इनको पहचानना है कि जो जीवित बिल कौन से हैं जिनमें कि चूहा रह रहा है। अब ऐसे बिलों के पास आपको सर्वप्रथम सिर्फ विषहीन चुग्गा रखना पड़ेगा। विषहीन चुग्गा का मतलब है बिना दवाई के कोई भी, खाली आप आटे में थोड़ा सा मूंगफली का तेल मिला के और पानी के मिला के उसकी गोलियां बना के और वहाँ बिलों के पास रख दें, तो जिससे कि वो बिना झिझके उस चुग्गा को खाएं। और 2-3 दिन आप इसको करना होगा जिससे कि उनको चुग्गा खाने की आदत पड़ जाए। इसके बाद आप 3 या चौथे रोज़ आप उसी जो गेहूँ और या बाजरे का जो आटा ले रहे थे उसका 48 भाग, जैसे कि आपको आधा किलो वो ले लें और उसमें 1 भाग जिंक फॉस्फाइड, मीन्स आप 1 ग्राम उसमें जिंक फॉस्फाइड मिलाएं। ये जिंक फॉस्फाइड दवा बाज़ार में उपलब्ध है, काले रंग की आती है पाउडर के फॉर्म में। और उसमें 1 भाग तिली का तेल, तिली या मूंगफली का तेल मिलाएं। ये अब आपका विषैला चुग्गा तैयार हो गया। और इस चुग्गे को आप जो खुले हुए बिल जो हैं, जीवित बिल जिनको हम कहते हैं, उनमें वहाँ उनको रख दें। तो चूहे को जैसा कि मैंने कहा था जिसके उसकी झिझक खुल जाती है चुग्गा खाने की, तो वो फिर इनको जब खाएगा जिंक फॉस्फेट वाले चुग्गे को, तो ये एक बहुत ही प्रभावी किस्म का विष है चूहों के लिए। इसको खाते ही चूहा
मर जाता है और इस प्रकार से हम चूहों से निदान अपने खेत को पा सकते हैं। यदि चूहों की संख्या फसलों और भंडार गृहों में कम है तो इनको पिंजरों द्वारा पकड़कर मार सकते हैं। इस प्रकार से सामूहिक तरीकों से ही चूहों का नियंत्रण किया जा सकता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक जाते हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। तो मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक किसी भी फसल की कटाई नहीं करें तथा पहले से काटे हुए फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रबंध कर लें। इस वर्षा का लाभ उठाते हुए किसान भाई गर्मा मूंग एवं विभिन्न सब्जियों की बुवाई तथा विभिन्न सब्जियों में आवश्यकता अनुसार यूरिया का भुरकाव करें तथा नमी को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक संरक्षित रखने के लिए निकाई गुड़ाई का कार्य अवश्य करें। जो किसान भाई रोपा कर चुके हैं वे खेत में जल जमाव बनाए रखें तथा रोपा के 25 से 30 दिनों बाद खरपतवार नियंत्रित कर यूरिया का भुरकाव करें। पिछले दिनों हुए वर्षा के कारण वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने से फसल में झुलसा रोग के आक्रमण की संभावना है। अगर पत्तियों पर नाव के आकार का भूरा धब्बा जिसके बीच का रंग राख जैसा हो तथा धब्बे के चारों तरफ भूरे रंग की पट्टी दिखाई पड़े तो अविलंब ट्राइसाइक्लाजोल दवा का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। जो किसान भाई गर्मा मूंग की खेती करना चाहते हैं वे संभावित वर्षा का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द खेती की तैयारी कर बुआई करें। बीज को बोने से पहले राइजोबियम कल्वर से अवश्य उपचारित करें। लत्तर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में बढ़वार ज्यादा हो गया हो तो वे झांकी लगा दें जिससे कि पत्तियों एवं फलों का संपर्क सीधे मिट्टी से न हो सके। विभिन्न रबी फसल काटने के बाद खाली हुए खेतों में संभावित वर्षा के बाद मिट्टी में अगर उपयुक्त नमी मौजूद हो तो खेत की जुताई कर दें तथा पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूद खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। बसंतकालीन मक्का की बुआई करें। बुआई के लिए सुआन, देव की गंगा 11, शक्तिमान 1 एवं 2 किस्में अनुशंसित हैं। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। ओल की रोपाई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 15-20 टन गोबर की खाद, 40 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर एवं 80 किलोग्राम पोटाश का व्यवहार करें। उत्तर बिहार की रोपाई के लिए गजेंद्र किस्म अनुशंसित है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है संबुआ जिला समस्तीपुर से तेजराम सिंह ने। इनकी प्याज की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप हो रहा है और यह इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो तेजराम जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे ही आप पौधा रोपण करते हैं प्याज में और पौध धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू हो जाती है तो आप देखेंगे पीले रंग के धब्बे प्याज में पड़ने शुरू हो जाते हैं और पत्तियों को आप चौड़ा करते हैं तो उसमें बिल्कुल जूं के आकार के पीले रंग के कीट दिखाई पड़ते हैं। इन कीटों को हम थ्रिप्स कहते हैं जो कि प्याज में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। प्याज में जैसे ही आपने पौधा रोपण किया तो 1 महीने के बाद इसमें थ्रिप्स नामक कीट का प्रकोप होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपका पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाता है और इसमें प्याज में उत्पादन में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो कैसे हम इस थ्रिप्स नामक कीट का नियंत्रण करें? सबसे पहले जो प्याज हम पौधा लगा रहे हैं अगर आप देखें कि उसमें सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते होने शुरू हो रहे हैं तो उसमें आप नीम का तेल का प्रयोग
3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से उसमें नीम का तेल का छिड़काव कर सकते हैं। कुछ हद तक इसमें थ्रिप्स का नियंत्रण हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें सफ़ेद स्टिकी ट्रैप या नीला स्टिकी ट्रैप बाज़ार में उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा है और इसको अगर आप प्याज के हर क्यारी में एक सफ़ेद स्टिकी या नीला स्टिकी ट्रैप लगाते हैं तो इससे थ्रिप्स इस स्टिकी ट्रैप में फंस जाता है और आपकी प्याज में इस थ्रिप्स के प्रकोप से मुक्ति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त आप देखें प्याज में बहुत ज़्यादा इसमें अगर थ्रिप्स का प्रकोप हो रहा है और ब्लू स्टिकी या येलो स्टिकी ट्रैप से भी इसका नियंत्रण नहीं हो रहा है, तब इसमें आप कोई अंतर प्रवाही रसायन का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें अगर आप क्लोरोपायरीफॉस का अगर 2 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें या प्याज में प्रारंभिक अवस्था में आप इसमें थायोमिथाक्सम का 90 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें छिड़काव करें या एसिटामिप्रिड का 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें अथवा मेटासिस्टॉक्स का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये छिड़काव ध्यान रहे 1 या 2 छिड़काव में ही इसमें थ्रिप्स से आपको पूर्ण रूपेण इसमें मुक्ति मिल जाती है। धीरे धीरे प्याज का पौधा बढ़ना शुरू होता है और आप देखते हैं कि आजकल प्याज में सुंडियों का प्रकोप भी आ गया है। अगर आप देखें कि प्याज में सुंडियां लग रही हैं, पर्टिकुलरली जो बीज उत्पादन के लिए जो किसान भाई प्याज को बोते हैं और उसमें बीजोत्पादन करना चाहते हैं, तो प्याज की जो डंडी होती है जिसके ऊपर फूल लगता है उसमें अगर सुंडी लग जाती है तो पूरी डंडी आपकी गिर जाती है और बीज उत्पादन में बहुत ही विपरीत असर पड़ता है। उस समय अगर आप देख रहे हैं कि सुंडी का प्रकोप आया है, डंडियाँ गिर रही हैं, तो इसमें नोवाल्यूरॉन का आप प्रयोग कर सकते हैं 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से आप सुंडियों का, क्योंकि उस वक्त बीजोत्पादन में सुंडियों का बचाव करना अत्यधिक जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त प्याज में स्टेम फाइलम के अलावा पर्पल ब्लॉच नामक रोग आता है जिसमें बैगनी रंग के धब्बे इसमें लगने शुरू हो जाते हैं और बीज उत्पादन में भी अगर डंडी में बैगनी रंग का धब्बा आ गया तो जरा सी हवा चलने में पूरा पौधा नीचे गिर जाता है और बीज उत्पादन में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, अभी आपने जाना प्याज की फसल को नुकसान करने वाले रोगों में बैगनी धब्बा रोग की पहचान के बारे में। अब बात आती है कि किसान समय रहते इस रोग की रोकथाम के लिए कौन से उपाय को अपनाएं। इस हेतु जानकारी के लिए मिलते हैं। इसके लिए रीडोमिल का आप प्रयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप रीडोमिल का इसमें छिड़काव कर सकते हैं। इससे पर्पल ब्लॉच नामक रोग से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है मुजफ्फरपुर से केशव कुमार जी ने। यह गायों में होने वाले लीवर फ्लू की समस्या और इसके निदान पर जानकारी चाहते हैं। तो केशव जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। वो है पशुओं में होने वाला छेरा रोग नाम की बीमारी। दरअसल ये छेरा रोग जो है एक तरह की परजीवी के द्वारा होता है जिसे हम लोग फेसियोला के नाम से जानते हैं और इस बीमारी को दूसरे भाषा में लीवर फ्लू भी कहा जाता है। लीवर फ्लू रोग जुगाली करने वाले पशु में होता है। इसका इन्फेक्शन प्राय वर्षा ऋतु में होता है तथा पशु में रोग का लक्षण जाड़े की ऋतु में देखने को मिलता है। जब तक कि लीवर सड़कर खराब हो चुका होता है, ये यकृत तथा पित्त नली को आघात पहुंचाता है। रोगग्रस्त पशु की भूख धीरे धीरे कम हो जाती है, पशु सुस्त रहता है, पशु दुर्बल तथा कमजोर हो जाता है, खाना बंद कर देता है, आंखों में सूजन आ जाती है, दूध की मात्रा कम हो जाती है, कभी कभी जबड़े और टांगों के भीतर सूजन भी आ जाती है। अधिक दस्त होने से कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है। पहले रोगी पशु कष्ट से पीड़ित रहता है, बाद में दुर्गंध युक्त दस्त आने लगता है। पशु कमजोर दुबला होकर चिकित्सा के अभाव में मृत्यु का शिकार भी हो जाता है। ये रोग बहुधा तराई तथा जल जमाव वाले क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। और आइए जानते हैं इस रोग से बचाव के बारे में। ये बीमारी का जो परजीवी है दरअसल उसके अंडे जो है जल जमाव जो हिस्से होते हैं वह जल के अंदर में ही इसके अंडे जो है पनपते हैं और इसका जो मेरासीडियम है, लार्वा है, वो निकल के जो आसपास के घास होते हैं उस पे चले जाते हैं, जिसके लिए एक घोंघा जो है उसको पानी से लेकर के ज़मीन पे लाता है और उसके बाद ये परजीवी जो है घास में जाकर चिपक जाते हैं। जब हम लोग अपने पशुओं को वहाँ वैसे हिस्से में चराते हैं जहाँ पे पानी के आसपास घास जमा हुआ है, तो उसके माध्यम से ये परजीवी जो है वो पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे ये लीवर के अंदर जा कर के
पशु के लीवर को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा लक्षण आपके पशु में दिखाई पड़ता हो तो आपको चाहिए कि पशु को तुरंत वैसे जगह से घास खिलाना बंद कर देना चाहिए जहाँ पे आसपास में पानी जमा है। और इसके अलावा बचाव के लिए आप तुरंत जो है पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में ऑक्सीक्लोजानाइड नाम की दवा एक आती है, वो शरीर के भार के अनुपात में अपने पशु को पिलावें जिससे कि आपका पशु जल्द ठीक हो सके। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पशु के शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा कम नहीं हो। अगर ज़्यादा पतला पखाना होने से शरीर में पानी अगर 10% से ज़्यादा कम हो जाता है तो स्थिति भयावह हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पशु को नॉर्मल सलाइन चढ़ाना आवश्यक हो सकता है, जो कि आप पशु चिकित्सक की देखरेख में कराएंगे। इसके अलावा पशुओं की कमजोरी दूर करने के लिए पशुओं को ACT लार्सन टॉनिक 5 से 10 मिलीलीटर सप्ताह में एक बार त्वचा में दें। दवा के साथ में विटामिन B कॉम्प्लेक्स की सुई एक दिन अंतराल पर मांस में दें। परामर्श एवं चिकित्सा हेतु अपने इलाके के निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क स्थापित करें। इसके अलावा इस बीमारी के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए बत्तख उस हिस्से में अगर पाला जाए तो बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है। बत्तख जो है वो जो घोंघा होता है जिसके कारण से ये बीमारी जल से घास पे आती है, तो उस घोंघे को बत्तख वो खा जाते हैं जिससे कि इस बीमारी का फैलाव होना बंद हो जाता है। तो प्रभावित इलाके में बत्तख पालना एक तरह का जैविक उपाय भी है जिसके द्वारा हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ हेतु कैसे करें गर्मा सब्जियों की वैज्ञानिक बुआई। ऊसर भूमि में जिप्सम की जरूरी मात्रा ज्ञात करने के लिए जिपकैल मोबाइल एप्लीकेशन पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।